Yes, class 11. Now we are just starting a new topic of chapter 2, that is joint stock company. Last हमने क्या क्या किया? Last में हमने किया sole proprietorship, partnership, then joint in the family business, fourth cooperative society, and last topic is joint stock company. तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है. मैंने आपको बताया कि दो टॉपिक है, पार्टनरशिप और कंपनी, दोनों ही आपको 12th में मिलेंगे. ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं इन 12th. तो कहाँ पर कंटिन्यू करेंगे? इन योर अकाउंट, राइट. चलिए थोड़ा सा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ते हैं. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार इसके बारे में समझते हैं एक्चुअली में कंपनी क्या होती है. तो वेरी इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी को समझना. तो कंपनी की जो फीचर्स हैं, ये कंपनी क्या होती है, कैसे स्टार्ट होती है, शेयर्स क्या होते हैं. तो हर एक स्टूडेंट को लगता है कि प्लीज मैम इसके बारे में बताइए कि ये क्या होता है. तो चलिए अब पहले स्टार्टिंग से समझते हैं क्या है कंपनी. बेटा अगर सपोज कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन, सपोज मैं हो गई या आप हो गए या फिर कोई रिलायंस कंपनी का ओनर है. Like he wants to start a company, he wants to start a new business. एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. तो नया बिजनेस या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए. एट दैट टाइम जो उसको पैसे चाहिए वो क्या करेगा? अब पैसे चाहिए तो वो पैसे कहाँ से लाए? तो वो क्या करता है, वो पर्सन जिसके पास वो आइडिया है, जिसके पास वो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको हम प्रमोटर का नाम देते हैं. अब मैं आपको ये चीजें क्यों डिस्क्राइब करी, क्योंकि जैसे नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसमें आप सब कुछ यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर इसलिए समझना जरूरी है इसको बेटा, क्योंकि आप इसके जो भी मैरिज, डी मैरिज और फीचर्स को फिर क्रैम ही करना पड़ेगा अगर इसको नहीं समझेंगे अच्छी तरह से. कंसेप्ट को समझिए, बाकी सब चीजें बहुत ईजी है, राइट. अब उन्होंने क्या किया, उनको पैसे की जरूरत है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्यों ना पब्लिक से, लोगों के पास जाया जाए और पैसा मांगा जाए. सपोज उस प्रोजेक्ट में, वैसे तो लाखों करोड़ों अरबों की बात होती है, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज उस प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीस लगने हैं. तो वो 2 लाख रुपीस तो वो क्या करेंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को या अपने पैसे को जो उनको बिजनेस के लिए चाहिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे वो क्या करेंगे, 2 लाख रुपीस की जरूरत है तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी कैपिटल को. जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं शेयर, राइट. तो वो कहेंगे कि हमें 2 लाख रुपीस की जरूरत है, तो इसके लिए मैं 20,000 शेयर्स इशू कर देते हैं एट द रेट ऑफ 10. मतलब एक शेयर 10 रुपए का होगा तो 20,000 शेयर 2 लाख रुपए के होंगे. तो क्यों ना हम पब्लिक को शेयर इशू करें. पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, पब्लिक पैसा देगी, हमें 10 रुपए देगी, और जब 20,000 लोग हमें 10 रुपए दे देंगे तो मेरे पास 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और हम बिजनेस स्टार्ट कर देंगे. तो वो क्या करेगा, वो पर्सन क्या करेगा, ये ध्यान रखना. ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जबकि पैसों की जो बात होती है वो बहुत ज्यादा फंड में होती है, जो शेयर्स रिलीज होते हैं. तो अब उसने क्या किया, लोगों को अब लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा. लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू करने वाली है? तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है, ये प्रोजेक्ट है, इस कंपनी ने स्टार्ट करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐसा कीजिए, पैसा भेज दीजिए. और अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप को लगता है कि ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है, वो सब कुछ उसमें प्रोस्पेक्टस में डिस्क्राइब कर देते हैं. लोगों को लगता है कि फायदेमंद है तो वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और पैसे भेज देते हैं. अगर जैसे हम एक सिंपल सी बात नहीं, अगर मुझे लगेगा कि रिलायंस कंपनी है, अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो हमेशा फायदे में जाती है, तो ये अपने शेयर्स इशू कर रही है, मतलब इसको पैसे चाहिए हमसे, तो अगर हम इसमें पैसा लगा दें तो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि तो अच्छी कंपनी है, फायदे में जाती है. तो अब लोगों को लगता है कि नहीं ये तो प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेगा, तो लोग क्या करते हैं, वो पैसा कंपनी के पास भेज देते हैं और कंपनी उनको शेयर्स दे देती है. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट देती है, शेयर्स देती है. तो हालांकि वो डॉक्यूमेंट अब नहीं दिया जाता, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, डीमैट अकाउंट खुलते हैं, बट अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि कंपनी क्या करती है, उनको शेयर दे देती है, मतलब लिख के देती है दैट यू आर द ओनर ऑफ, आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो आप 10 शेयर के मालिक हैं, और आप इसको चाहें तो बेच भी सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आप इसके मालिक हो गए 10 शेयर. तो एक सेकेंड,
यस बेटा, हम कहाँ पर थे? तो अब उसने क्या किया, जो पर्सन था उसको पैसे चाहिए थे, उसने बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उसने लोगों से पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दे दिए। अब उसके पास 2 लाख रुपए पहुंच गए, क्योंकि वो 20,000 लोग थे, 20,000 लोगों ने अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि आप हमें शेयर्स दे दीजिए, हम आपको 10 रुपए दे देंगे एक शेयर के। तो अब उसके पास वो 2 लाख रुपए पहुंच गए। और ध्यान रखिए, वो जो शेयर्स है वो कोई भी खरीद सकता है, मैं खरीद सकती हूँ, मैं जिस जगह पे रहती हूँ, आप राजस्थान में रहते हैं, कैलकाटा में रहते हैं, आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो कोई भी पर्सन कंपनी का शेयर खरीद सकता है। तो अब ये सारों ने क्या किया, पैसे भेज दिए और कंपनी ने उसको शेयर दे दिए। कंपनी के पास, उस बिजनेस के पास पैसे आ गए 2 लाख रुपए, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो ध्यान रखिए बेटा, ये पूरा का पूरा पैसा जिन लोगों के पास से आया, जो पैसा लगाता है वही तो कंपनी का मालिक होता है। तो अब ये बहुत सारे लोग थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उन सब ने क्या किया, शेयर्स खरीदे, पैसे दिए, तो ये सारे लोग कंपनी के क्या हो गए, ओनर्स हो गए, जिसको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है, तो यही कंपनी के क्या हो गए, ओनर भी हो गए, मालिक भी हो गए। अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि इन्हीं का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, तो ये लोग कैसे चलाएंगे बिजनेस? एक तमिलनाडु का पर्सन है, एक दिल्ली का है, एक हरियाणा का, एक पंजाब का, डिफरेंट प्लेसेस से लोग शेयर खरीदते हैं। अब ये सारे इकट्ठे होकर तो बिजनेस चला नहीं सकते, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी तरफ से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उनको सैलरी देंगे कि ठीक है आप चलाइए कंपनी। अब प्रमोटर कहाँ गया, आप पूछेंगे प्रमोटर कहाँ गया जिसने ये पैसे, वो अगर चाहे तो यहाँ से अलग हो जाता है, वो अलग हो जाएगा और सब कुछ, अब उन्होंने पैसा लगा दिया, जिन्होंने पैसे लगाया उन्हीं का ही तो बिजनेस हो गया, ये शेयर होल्डर्स का बिजनेस हो गया। तो अब वो क्या करेंगे कि अब वो खुद तो संभाल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, सैलरी पर कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं और उनको कहते हैं कि आप बिजनेस चलाइए, और जो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो हम लोगों में तो बटेगा, लेकिन हम लोग आपको सैलरी दे देंगे। तो अब ये लोग क्योंकि बहुत जगह जगह पे फैले हैं, बिजनेस नहीं चला सकते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे बिजनेस चलाने के लिए, और जिन लोगों को ये अपॉइंट करेंगे उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, इन द मूवीज में सुना होगा, या फिर आप सीरियल्स देखते हैं तो सीरियल में सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों रखे गए हैं, इनको इसलिए रखा जाता है ताकि ये लोग कंपनी को चलाए। अब कंपनी चलनी स्टार्ट हो जाती है, कंपनी चल गई, और जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट हुआ उसमें से सैलरी तो इनको मिल जाएगी, और बाकी का पैसा, बाकी का जो भी प्रॉफिट होगा वो इन सब शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब ये शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं कंपनी के, अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये कंपनी के शेयर बेच भी सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है कंपनी के शेयर, राइट। तो ये अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, फिर कंपनी का मालिक कोई और बन जाएगा, राइट। तो कोई ये मालिक है या वो मालिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी के शेयर तो स्टॉक मार्केट में बेचे जा सकते हैं, राइट। बस अब हमें इतना ही समझना जरूरी है। अब हम समझ पाएंगे कि कंपनी एक्चुअली में होती क्या है, और डिटेल में करेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, तब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंपनी क्या होती है। तो कंपनी क्या है बेटा, उसका मीनिंग देखेंगे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका क्या मतलब है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इसका कंपनी का एक एग्जिस्टेंस है इन द आई ऑफ लॉ, मतलब एक लीगल स्टेटस है, ये एक पर्सन की तरह ही है, ये भी एक पर्सन मानी जाती है। जैसे कंपनी भी एक पर्सन है, जैसे आप एक पर्सन है, ऐसे कंपनी को भी एक पर्सन माना जाता है, लीगली एक इंडिविजुअल माना जाता है। पर लेकिन कंपनी हमारी तरह ना ब्रीथ कर सकती है, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपनी क्या है, एक पर्सन तो है, एक लीगल स्टेटस है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि हम उसको ना देख पा रहे हैं, ना फील कर पा रहे हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ब्रीथ भी नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है। सेकेंड, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने उसको क्रिएट किया है, तो उसकी एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए क्रिएटेड बाय लॉ। देन नेक्स्ट इज हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी।
हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कंपनी का इसके शेयर होल्डर से, इसके ओनर से अलग आइडेंटिटी है। मतलब इन शेयर होल्डर में से किसी की डेथ हो जाए या कोई अपने शेयर बेच के किसी और को दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी क्या होगी, चलती ही रहेगी। सपोज एक शेयर होल्डर की डेथ होगी तो कुछ नहीं, उसके शेयर उसके बेटा ले लेगा, उसको कोई भी लीगल एयर्स ले लेगा, तो ओनर तो है ही, पैसा तो लगा ही हुआ, पैसा तो वापसी देते नहीं, उसको लाइफ टाइम में पैसा नहीं वापसी मिलता शेयर्स का। ये हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में करेंगे, आप ये चैप्टर आएगा तो वहां अच्छे से करेंगे। तो पैसा तो लगा ही हुआ है इनका, तो कंपनी के ओनर और कंपनी की आइडेंटिटी दोनों क्या है, अलग अलग है, इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। मतलब किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी ओनर के डेथ हो जाने से, इंसॉल्वेंट होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती ही रहती है, राइट। तो इसके क्या है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी है इसके मेंबर के इसके साथ, तो इसीलिए इसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है, ये लंबे टाइम तक चलती रहती है, इसके मेंबर्स की डेथ, इंसॉल्वेंसी से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने ओनर से इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इज, अब हमने इसको कहा ये तो एक पर्सन है, अगर ये एक पर्सन है तो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और अपने नाम से कोई डील भी कर सकती है, तो फिर कैसे करेगी, ये तो साइन कर ही नहीं सकती क्योंकि तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्या होता है, जब भी कंपनी के नाम से डील होती है या कंपनी के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंपनी के लिए एक सील का यूज किया, जैसे स्टाम्प होती है ना, ऐसे कंपनी की एक सील होती है। तो अगर मान लो कंपनी ने किसी चीज पे डील किया तो कंपनी की सील लगा दी जाती है, इसका मतलब कंपनी ने क्या किया है, इस डील के लिए एग्रीमेंट दे दिया है। तो इसकी एक सील होती है, या फिर हम ये कहें कि जो इसके सिग्नेचर होते हैं, जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, ऐसे ही कंपनी की क्या होती है, सील होती है। सील लगा दी, इसका मतलब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, राइट। तो कंपनी क्या है बेटा, कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से क्रिएट होती है, और आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है लेकिन हम इसको देख नहीं पाते, इसको टच नहीं कर पाते, ये खुद भी ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो इसलिए हमने इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा। हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी, किससे, अपने मेंबर से इनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, और क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी है मेंबर से तो इसीलिए इसका परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब इसके मेंबर्स के डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती ही रहेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, एक पर्सन तो साइन करता है, तो इसके लिए कॉमन सील होती है, तो कंपनी की कॉमन सील लगती है, तो इसका मतलब कंपनी का जैसे हम लोग ने साइन किया तो कंपनी क्या करती है, अपनी सील लगाती है, तो इसका मतलब कंपनी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या कोई डील की, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे इसके फीचर्स, तो फीचर्स भी हम इसी के मीनिंग से ही लेंगे। तो अगर मैंने मीनिंग याद कर लिया तो सोचो फीचर्स भी याद हो गए। तो फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट जो फीचर है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इसका जो भी ये कॉर्पोरेट की जो बनती है, जो कंपनी बनती है, एक्चुअली में ये एक एक्ट के अंडर बनती है। तो अभी हमें हमारा जो कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल, मैम इतने सारे कैसे याद करेंगे, पार्टनरशिप में 1932, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, अब आपने एक और बता दिया दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, कैसे लर्न होगा। तो चलो इसके लिए एक ट्रिक ढूंढते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, फिर उसमें से 20 माइनस कर दो तो 1912 हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसको कैसे याद करेंगे, अच्छा हमें 0 1 2 3 याद करना आता है, हाँ आता है। तो चलो 0 1 2 3 कैसे याद करेंगे, आप बीच में लिखेंगे 0 1 0 1, आगे 2 पीछे 3, 0 1 2 3 0 1, आगे 2 पीछे 3, 2013। तो हमें याद रहेगा हमेशा कि सॉरी कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013। तो ये जो एसोसिएशन है, ये जो बिजनेस है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर चलता है। मतलब इसके सभी जो भी कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं लॉज, जो भी लीगल हैं, तो उन सब चीजों को एक कंपनी को मानना पड़ता है। देन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मैंने अभी आपको बताया कि सेपरेट आइडेंटिटी, मोस्ट ऑफ द फीचर हम इसके मीनिंग में से लेने वाले हैं, इसलिए मैंने ये मीनिंग चूज किया है ताकि आपके उसके फीचर्स भी लर्न हो जाए। सेपरेट आइडेंटिटी है बेटा, इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो कंपनी है,
कंपनी का इसके मेंबर्स के साथ सेपरेट आइडेंटिटी होती है, कोई इकट्ठा लिंक नहीं होता, इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। कंपनी के मेंबर्स की अलग आइडेंटिटी है और कंपनी की अलग आइडेंटिटी है, राइट। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से किसी को कोर्ट में स्यू कर सकती है, तो उसके मेंबर की अलग आइडेंटिटी है और कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है। देन आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें क्या लिखेंगे कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि लीगल इसको स्टेटस मिला हुआ है, लॉ ने क्रिएट किया है, लेकिन क्योंकि हमारी तरह से ब्रीथ नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, हम इसको फील नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। बट इसकी एग्जिस्टेंस है, और किसने एग्जिस्टेंस दी है? इसको लॉ ने एग्जिस्टेंस दी है, राइट। देन परपेचुअल सक्सेशन, फिर से हमने इसके मीनिंग में से निकाला। परपेचुअल सक्सेशन क्या था? क्योंकि कंपनी का इसके मेंबर से अलग आइडेंटिटी है, तो कंपनी के मेंबर्स की डेथ, इंसॉल्वेंसी से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता और कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट इज कॉमन सील, ये भी मैंने इसके मीनिंग से निकाला। कॉमन सील, कंपनी अब क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? हम लोग सिग्नेचर करते हैं, तो उसके लिए एक कॉमन सील होती है। तो कंपनी जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, डील करना है, किसी को केस किसी के अगेंस्ट केस करना है, तो वो अपने साइन की जगह क्या करती है? कॉमन सील का यूज करती है, एक सील का यूज करती है जिसपे कंपनी का नाम इनग्रेव्ड होता है, खुदा हुआ होता है। तो उससे वो क्या होता है, ये माना जाता है कि कंपनी ने ही वो डील किया है या कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कंपनी के साइन माने जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि सपोज मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो अब कंपनी के जो शेयर्स हैं, सपोज मुझे तो पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूं? तो मैं कंपनी के शेयर्स बेच सकती हूँ किसी को भी। वो स्टॉक मार्केट है, हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। आप रोज न्यूज पे सुनते हैं स्टॉक मार्केट गिर गया, बढ़ गया, क्या होता है, सब कुछ 12th में अच्छी तरह से करेंगे। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप जब चाहें अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर मैं किसी अपने रिलेटिव, किसी फ्रेंड को अपने शेयर्स देना चाहती हूँ तो वो भी मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो आप इजीली अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज इट्स फीचर। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, और ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा, लायबिलिटी का तो पॉइंट हमेशा आएगा ही। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे क्योंकि कंपनी का इसके मेंबर से सेपरेट, इन दोनों की क्या होती है? सेपरेट आइडेंटिटी होती है, तो इसीलिए कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स तक ही होती है। अगर मैंने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा है और कंपनी लॉस में आ जाती है, इंसॉल्वेंट होने की पोजीशन में है, वाइंड अप की सिचुएशन आ गई है, वाइंड अप लिस्ट खत्म होना, बंद होने की सिचुएशन आ गई है, तो भी कंपनी मुझसे 10 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती है। मतलब जो मेरी लायबिलिटी है सिर्फ मेरे द्वारा खरीदे गए शेयर तक ही लिमिटेड है, इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी के जो मेंबर्स की या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। जितना उन्होंने शेयर्स का अमाउंट है, जितना शेयर खरीदा है, उतने तक ही उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में, चाहे कंपनी वाइंड अप ही क्यों ना हो जाए, राइट। तो आज हमने कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी के मीनिंग के बारे में अच्छी तरह से समझा, कंपनी के मीनिंग से ही हमने उसके फीचर्स को भी निकाला। और अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंपनी। एज यूजुअल हर ये ऑर्गेनाइजेशन के हमने किया है, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, कितने टाइप की कंपनी होती है और डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ कंपनी, एंड देन दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी तक जितना मैंने करवाया है, आप अपनी बुक या अगर आपको नोट्स चाहिए बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास नोट्स है तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा सकती हूँ। तो और भी कोई क्वेश्चन आपके होते हैं, कुछ पूछना है, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो पुट करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आपको लगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ भी आया तो बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।